जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात कर रहे थे और आई थिंक हमने उसमें जो है वो आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन थी वो कंप्लीट कर ली थी और हमें उसकी जो है वर्कशीट मेरे ख्याल से अब सॉल्व करनी है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसकी वर्कशीट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। बताएंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने का हमने कोई एक वर्कशीट सॉल्व की थी या एक भी नहीं की थी? याद इसकी वर्कशीट होगी वर्कशीट नंबर वर्कबुक 3 करनी है ना हमें तो। इसकी वर्कशीट नंबर होगी 31, वर्कशीट नंबर 31। ठीक है जी। तो वर्कशीट नंबर 31 जो है इसको हमें सॉल्व करना है। ये वर्कशीट नंबर 31 निकालें आप लोग, बुक 3 में होगी आपकी। सबसे पहला सवाल है और सबसे पहले सवाल में ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन। ठीक है, आपको बताना है कि फोटोन क्या होता है भाई। तो फोटोन के बारे में हम सब जानते हैं, फोटोन को हम डिफाइन कर चुके हैं। फोटोन बेसिकली क्या होता है? फोटोन बेसिकली एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, फोटोन क्या चीज होता है जी? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। Discrete packet of energy of electromagnetic radiation। ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके अलावा आपको क्या पता है? इसके अलावा आपको बताया कि जो एक फोटोन की एनर्जी होती है वो क्या होती है? एच है। और यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब यहाँ पर होता है प्लैंक कांस्टेंट। और एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, आपने फोटोन को डिफाइन कर दिया अच्छी तरह से। अब आगे क्या बात हो रही है? आगे बात हो रही है, कह रहे हैं कि एन एक्सरे फोटोन ऑफ एनर्जी 3.06 एक्सपोनेंट -14 जूल is incident on an isolated stationary electron as illustrated in figure 6.1। ठीक है, कहते the photon is deflected elastically by the electron through angle theta। The deflected photon has a wavelength of 6.80 exponent -12 meter। On figure 6.1, draw an arrow to indicate a possible initial direction of motion of the electron after the photon has been deflected। ठीक है, कह रहे हैं कि एक फोटोन जो है उसको आपने इलास्टिकली डिफ्लेक्ट किया है। फोटोन जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ इलास्टिकली एंगल थीटा के साथ, और फोटोन की जो वेव लेंथ है डिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या है? वो 6.80 एक्सपोनेंट -12 मीटर है। तो कह रहे हैं फिगर 6.1, ड्रॉ एन एरो टू इंडिकेट अ पॉसिबल इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द फोटोन हैज बीन डिफ्लेक्टेड। देखिए बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर फोटोन ने आकर इलेक्ट्रॉन को हिट किया है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा और फोटोन भी मूव करेगा। फोटोन की जो डायरेक्शन है वो आपके सामने बनी हुई है। फोटोन की डायरेक्शन आपके सामने बनी हुई है, तो करेंगे इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मूव करके कहाँ जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मूव करके जो है वो इस तरफ कहीं जाएगा। इस तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद होगा रेस का, ठीक है, अगर आपको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या होता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता था टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। और अगर कोलिजन जो है वो 2 डायमेंशन में हो रहा हो तो फिर आप मोमेंटम के कॉम्पोनेंट बनाते थे। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। लेकिन ये लॉ जो है आप अलोंग एक्स एक्सिस भी लगाएंगे और ये लॉ जो है आप अलोंग वाई एक्सिस भी लगाएंगे क्योंकि 2 डायमेंशन में होगी ना मोमेंटम। अब अलोंग एक्सिस से अगर आप देखें तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो सारे का सारा फोटोन का था, इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी था। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस वो एक तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। लॉन्ग वाई एक्सिस बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। तो उसके लिए जरूरी है कि इसका जो मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट हो वो ऊपर की तरफ हो और उसके मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ हो ताकि दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी जीरो आए अलोंग वाई एक्सिस। तो टोटल वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो था तो आफ्टर कोलिजन भी जीरो होना चाहिए। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरफ मूव करना चाहिए ताकि इसका मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बने। ठीक है, तो लिहाजा आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर वो ये हो जाएगा कि आप जो है इसकी जो डायरेक्शन बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो इस तरफ बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द डिफ्लेक्टेड फोटोन। फोटोन की एनर्जी मालूम करनी है। अब फोटोन की एनर्जी मालूम करने के लिए आपको फोटोन की वेवलेंथ गिवन है। अब हमें अच्छी तरह पता है कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, फोटोन की एनर्जी बराबर होती है एच एफ के। इसमें एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और एफ जो फ्रीक्वेंसी है। आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, आपको वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन गिवन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है। तो इसके लिए आपको याद होगा बचपन में आपने वेव्स में पढ़ा था, वेव्स में आपने पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो किसके बराबर होती है, बराबर होती है एफ लैम्डा के बराबर होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो सी बराबर होगा वी के, और सी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो हिसाब से सी बराबर हो जाएगा किसके, सी बराबर हो जाएगा एफ लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जो है वो सी एफ लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अब सी एफ लैम्डा के बराबर हो गया तो एफ किसके बराबर होगा, एफ बराबर होगा सी अपॉन लैम्डा के। तो इस हिसाब से जो फोटोन की एनर्जी है वो बराबर हो गई एच सी अपॉन लैम्डा। अब एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है 6.80 एक्सपोनेंट माइनस 12, 6.80 एक्सपोनेंट माइनस 12। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके जरा मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है जल्दी से, शाबाश। इन सबको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताएं क्या आ रहा है।
हाँ जी, क्या आंसर, कोई आंसर आया तो बता दो खुदा के लिए, ये सब जो है वो गूंगे बन के बैठे वो। सर 2.95 इंटू 10⁻⁻14 आया है। 2.95 इंटू 10⁻⁻14। सर 2.925 इंटू 10⁻⁻14। -14, आर यू श्योर अबाउट इट? जी सर। या मुझे लगता है कि तो कुछ मिस्टेक हुई है। -12, चलो ठीक है, सही है। तो तुम कह रही हो 2.925 यानी 2.93, 2.93 एक्सपोनेंट -14 जूल्स। ठीक है, सही हो गया। अब जो है उसके बाद वो क्या कह रहा है कि फोटोन की एनर्जी आ गई आफ्टर कोलिजन 2.93 एक्सपोनेंट -14। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द फोटोन हैज बीन डिफ्लेक्टेड। तो डिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, आपको मालूम करना है। अब देखिए सूरत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इलास्टिकली हो रहा है। इलास्टिकली कोलिजन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी जो है क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर कंजर्व होगी। यहाँ पे कोलिजन जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर कंजर्व होगी। तो जो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन है वो टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होगी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी आपकी बिफोर कोलिजन होगी वो एनर्जी आपकी आफ्टर कोलिजन होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन जो एनर्जी थी वो सिर्फ फोटोन की एनर्जी थी बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी था। 3.06 एक्सपोनेंट -14, 3.06 exponent -14, that was the energy, total energy before collision. आफ्टर कोलिजन जो आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन है वो आपने निकाली है कितनी, 2.93 एक्सपोनेंट -14। तो फोटोन की एनर्जी हो गई 2.93 एक्सपोनेंट -14। बाकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इसको उधर जाके माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा, 6 और 3 कितने होते हैं, 7। 6 और 3, 6 और 7 कितने होते हैं, 13। 0.13 एक्सपोनेंट -14। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन की स्पीड का स्क्वायर। बचेगा 0.13 एक्सपोनेंट -14 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 इंटू ई का स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको डाटा से मिल जाएगा, गिवन होता है एग्जाम में। इसको सॉल्व करके बताएं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ रही है। इसको सॉल्व करके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं जरा कितनी आ रही है। अभी क्या आंसर आ रहा है इसका,
हाँ भाई, कुछ आंसर बता दो खुदा के लिए यार। अभी को आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? भाई आप लोग ऑनलाइन ही हो ना? मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूँ कहीं कि मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ? सर चैट बॉक्स में भेज दिए आंसर्स। अबे चैट नहीं देख सकता ना यार, ये प्रॉब्लम है आईपैड में। जब आपने वो ये गुड नोट खुला हुआ होता है ना, तो जूम उसमें नहीं आता। उसके लिए फिर अलग से मुझे विंडो चेंज करना पड़ेगी। तो इस तरह से करके अब मैं इस तरह सर चैट खोल के दूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे मैं? दूसरा डिवाइस में मैं कनेक्ट नहीं हुआ हुआ हूँ। 5.3 एक्सपोनेंट 7। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? नहीं सर, वही आंसर बताने वाली थी। ठीक है, आंसर बता दो कि वो चैट में इसमें नहीं खोल सकता। फिर मुझे उसके लिए ना टैब चेंज करना पड़ता है, मतलब विंडो चेंज करना पड़ती है। दूसरे डिवाइस से मैं वो नहीं हुआ हुआ ना लॉग इन, वरना उसमें आंसर देख लेता हूँ। हो जाएगा 5.3 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। कह रहा है कि फाइनल मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए बात सारी ये है कि यहाँ पर जो है ना, ये इसका कहने का मतलब ये कि भाई फोटोन, पहले तो सारे का सारा मोमेंटम फोटोन का ही था ना। इलेक्ट्रॉन का तो बिफोर कोलिजन जीरो मोमेंटम था। टकराने के बाद जो मोमेंटम में चेंज आया फोटोन का, तो वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहले फोटोन का मोमेंटम 10 था और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 था। तो टक्कर के बाद फर्स्ट करें, अगर फोटोन का मोमेंटम 7 हो गया तो फोटोन का मोमेंटम 3 कम हुआ ना, तो वही 3 मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को मिलना चाहिए। तो भाई बात सारी है कि ऐसा उस वक्त होता है कि अगर ये लीनियर मोमेंटम होता, अगर ये लीनियर जो है कोलिजन हो रहा होता। क्योंकि यहाँ पर जो आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पर फिर आप सिंपली जो है मोमेंटम्स को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स के वेक्टर के मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट्स को कंसीडर करना होगा। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होगा। उसका जवाब क्या होगा कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, therefore its components should be considered before and after collision। ठीक है, तो चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसके कंपोनेंट्स कंसीडर करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो फिर आपका हिसाब जो सही बैठेगा, ये मतलब। ठीक है जी, ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 31। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 32। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 1, experiments are conducted to investigate the photoelectric effect. It is found that on exposure of a metal surface to light, either electrons are emitted immediately or they are not emitted at all. Suggest why this observation does not support a wave theory of light.
कह जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं और जब लाइट जब फेंकते हैं सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन या तो फॉर्न इमिट हो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी इमिट नहीं होते। तो बताएं कि इस ऑब्जर्वेशन की जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसका। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती थी कि आप रेडिएशन फेंकते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते तो उस रेडिएशन की वजह से, तो जब रेडिएशन को आप फेंकते रहेंगे तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली इवेंचुअली बाहर आ जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना होगा तो लाइट के इंसिडेंट होते ही बाहर आएगा, वरना कभी भी बाहर नहीं आएगा। और वो कभी भी क्यों नहीं बाहर आएगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी रेडिएशन की, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो इसके बारे में हमें तफसील लिखना पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी electrons should come out if surface is exposed to radiation for a sufficient period of time at any frequency. But practically speaking, electrons will never be emitted at a frequency lower than threshold frequency. ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी बाहर नहीं आएंगे अगर फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि डेटा फॉर द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द रेडिएशन is incident on the metal surface and the maximum kinetic energy EK of the emitted electrons are shown in figure 7.1. अगर आप जो रेडिएशन 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसने नहीं दी हुई है। अगर आप 250 नैनोमीटर की वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे रेडिएशन की तो काइनेटिक एनर्जी उसने 4.44 एक्सपोनेंट -19 जूल दी हुई है। कह रहा without any calculation suggest why no value is given for kinetic energy for radiation of wavelength 650 नैनोमीटर। जब रेडिएशन की वेवलेंथ 650 नैनोमीटर होगी तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्यों नहीं दी हुई। अब सुने बात, देखिए हमें पता है कि जो है वो c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर होती है किसके, f अपॉन लैम्डा के बराबर होती है, सॉरी f लैम्डा के बराबर होती है, या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ के। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होगी तो वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड होगी। ठीक है, तो एफ नॉट का मतलब क्या है, एफ नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट का मतलब भी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बेसिकली एफ नॉट भी थ्रेशोल्ड है और जो लैम्डा नॉट है वो भी थ्रेशोल्ड है। एफ नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा नॉट जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। तो एफ नॉट बराबर है सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इन द सेम वे जो वेवलेंथ होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो कौन सी वेवलेंथ होगी, वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। यानी अगर आप उससे ज़्यादा वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। देखो ना, अब जब आपकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर आप वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी
और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है, इस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो लैम्डा नॉट जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन होगी, इस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब जो 240 नैनोमीटर है उस पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। जब आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे 240 से 300 करेंगे, 400 करेंगे, 500 करेंगे, 600 करेंगे, तो बीच में कहीं पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ रही होगी। और जब उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप क्रॉस करके 650 तक पहुंचेंगे, तो चूंकि आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्रॉस कर चुके होंगे, उससे ज्यादा आपकी वेवलेंथ हो चुकी होगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो चुकी होगी, तो उस पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन इसलिए बाहर नहीं आ रहा होगा, इसने उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा कि 650 नैनोमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है, must be greater than the threshold wavelength of radiation for the surface। ठीक है, यानी कि जो 650 नैनोमीटर होगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होगा फॉर द सरफेस, जिसकी वजह से सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा। फिगर है, यूज डाटा फ्रॉम फिगर 7.1 टू डिटरमिन द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। सरफेस का वर्क फंक्शन निकालें जरा। देखिए आपको वेवलेंथ दी हुई है और आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप वर्क फंक्शन मालूम करें। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो दो जगहों पे इस्तेमाल होती है, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है सी अपॉन वेवलेंथ के, तो बराबर होगी सी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 6.63 एक्सपोनेंट -34 है। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और आपको जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन दी हुई है 240 नैनोमीटर है। 240 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 240 नैनो मतलब 10⁻⁹। ये बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है? 4.44 एक्सपोनेंट -19 जूल। 4.44 एक्सपोनेंट -19 जूल आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। यहाँ से जब आप वर्क फंक्शन मालूम करेंगे, जब आप वर्क फंक्शन को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बराबर होगा 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 240 इंटू 10⁻⁹ माइनस 4.44 एक्सपोनेंट -19। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइ का आंसर आ गया जो कि आपके सामने। ठीक है, तो जरा इसको जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर है। जल्दी शाबाश, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका बता दें खुदा के लिए। चलें सर ये मेरे पास चलें आप लोग सॉल्व करके रखें इसको। सर इमरान मुझे बार बार बुला रहे हैं नीचे एक इवेंट के लिए, तो जरा मैं थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे। कल आप कॉलेज में आएंगे तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह, कल कॉलेज में मिलते हैं फिर। थैंक यू।